तिरंगे में लिपट कर जाएंगे, इसकी गारंटी हम नहीं देते हैं और न हम मांगना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की भावनाओं में लिपट कर इस पृथ्वी से अवश्य जाना चाहते हैं। कोई छुएगा नहीं, छुएगा तो बांह उखाड़ लेंगे, ये आश्वासन देना पड़ा। ऑन द कैमरा कह रहे हैं, हमारे बैच के लोग सुन रहे होंगे तो वो जानते हैं हम इतने अड़िग आदमी थे, हम छू लेगा तो बांह उखाड़ देंगे, कोई हमारी बहनों को छू नहीं सकता है। आरसीपी बाबू एक बार बोले थे कि शाम को नीतीश जी भूजा खाते हैं। हाँ। आपके तो बहुत करीबी हैं आरसीपी बाबू जी। खाते थे क्या? अगर सत्ता के बिना ये रहेंगे तो बिन पानी के मछली जैसे तड़पेंगे, जैसे तेजस्वी जी बगल में देख लीजिए। यहीं से शुरू करते हैं। अगर ये विपक्ष में रह जाते तो क्या अगले बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते? क्यों गए नीतीश कुमार जी के साथ? तो साथ जाते हैं तो हरिश्चंद्र, हट गए तो दुशासन। तो ये परिभाषा वाले हम नहीं हैं। आदरणीय मुकेश सहनी जी को, वो धन्ना सेठ हैं। आदरणीय मुकेश सहनी जी और धन्ना सेठ? हाँ बिल्कुल। गजब। नहीं, अरे वो तो हमारा संवैधानिक लहजा है। भिंगा के मार रहे हैं। बीएन कॉलेज का नाम बदल कर रख दिया गया। बड़ी रोचक बात बताते हैं, बालिका नदारत कॉलेज। बालिका नदारत कॉलेज, इसमें बालिका नहीं है? नहीं है। अच्छा, सोचे कि एक पार्टी बनाते हैं जी, फिर प्रेशर बनाएंगे, 2-4 सीट मिलेगा जी, आमतौर पे लोग बेच देते हैं जी, बेचा जाएगा जी, बहुत पैसा आएगा और जैसे लोग ठगा वैसे ठग लेंगे। पब्लिक डोमेन में खड़े होके और हाई कोर्ट को एफिडेविट दे दें कि ना ही मेरे शासनकाल में 1 रुपये का फिजूल खर्ची होगा, ना ही मेरे शासनकाल में कोई घोटाला होगा, ना ही मेरे शासनकाल में कोई अफसरशाही चलेगा। जनता जनता और सिर्फ जनता का राज होगा। कोई कह दे हम उसका कंधा ढोने के, कांवड़ ढोने के लिए तैयार हैं, बिना किसी सीट, बिना किसी पद के। शराबबंदी पर अमित सिंह क्या सोचते हैं? बिल्कुल बेबाक। अगर बेटियां और महिलाएं, हमारी मां बहनें अगर कहती हैं इस शराबबंदी से सुकून है, तो 20,000 के 80,000 करोड़ को हम तिलांजलि देने को तैयार हैं। आप पीते हैं? नहीं पीते। बहुत मशहूर व्यक्ति हैं, प्रशांत किशोर नाम है उनका। जी। जनसुराज प्रशांत किशोर, क्या राय है आपकी? आज जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रशांत जी कर रहे हैं, जितना करोड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसकी वसूली कहां से होगी? 5 से 10 बेस्ट नहीं, द बेस्ट था। 10 से 15 उसकी कमाई खाई गई, 15 से 20 नाम पे चला और 20 से 25 इकबाल पे चल रहा है। वो बिहार के लिए कलंक था वो दशक, जिसमें अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार आम हो गया था। ना शासन का डर, ना प्रशासन का डर, ना कोई इकबाल, कुछ नहीं था। इस मोबाइल में 1000 रुपये अगर आप महीने का भराएंगे तो पूरे महीना मजे से आप जितना मर्जी इंटरनेट, जितना मर्जी कॉल, जितना मर्जी कीजिए। फिर माननीय विधायकों को 15,000 किस बात का दिया जाता है? ये दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। नहीं, किस बात का दिया जाता है? हम और आप 3rd AC सफर कर सकते हैं ना, 2nd AC में सफर कर सकते हैं ना, और माननीय एक्स विधायकों को कूपन दिया जाता है 1.5 लाख का, रेलवे का, 1st AC का। किस बात का? कमा के दिए थे क्या? टैक्स भी तो नहीं देते हैं आप। आरसीपी सिंह भाजपा के साथ मिलकर जदयू को तोड़ने वाले थे, अब आपके बहुत करीबी रहे तो इनकार मत करिए। बिहार में इतनी क्षमता है कि बिना केंद्र के मदद से, आपके कैमरे पे कह रहे हैं, हर हाथ को काम और हर मुंह को भोजन दिया जा सकता है। और ये जब आप जदयू में थे तो समझ नहीं आ रहा था? देखिए, एक तो सीखते हैं। अभी आपको क्या बोले, पीठ में चुभता है, कांटा चुभता है, लेकिन आप दलीय बंधन में बंधे, जय जय बोलना होगा ना, दलीय बंधन में बंधे हो। एक दल बनाई जाती है और उसका नाम रखा जाता है युवा समृद्धि दल। और जो दल बनाने वाले भाई साहब हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि जो लोग बिहार को बदलने के लिए लाखों करोड़ों रुपया का बजट पानी की तरह बहा चुके हैं, जो लोग कई सालों से सत्ता में बैठकर उसका मलाई खा रहे हैं, उनके पास दरअसल विजन ही नहीं है। और उसके बाद जब आप उस आदमी का, उस भाई साहब का इतिहास खंगालिएगा तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि भाई साहब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जानने को मिलेगा कि एक वक्त नीतीश कुमार के साथ जो दूसरे नंबर पर बैठने वाले व्यक्ति थे, उनके साथ इनका घनिष्ठ से भी एक स्टेप ऊपर का संबंध रह चुका है। और उसके बाद जब हम लोग यहां बात कर रहे हैं तो ये चुनावी साल है और चुनावी साल में अमित सिंह का हम बहुत स्वागत कर रहे हैं। अमिताभ कुमार आपका नाम है, अमित सिंह के नाम से आप जाने जाते हैं। पहले तो युवा समृद्धि दल का चर्चा हम किए, उसी पर 2 लाइन बता दीजिए। क्यों इस बात का दावा अमित जी करते रहते हैं कि विजन नहीं है, पैसा पानी की तरह बह गया, कुछ हो नहीं पाया, और अमित सिंह ऐसा क्या खोपड़ा रखे हैं कि वो ज्यादा कुछ बेहतर बता सकते हैं? प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो दल है, सबसे पहले ये दल जानिए, यह दल ये बिल्कुल आम आवाम सामान्य वैसे परिवार के बच्चों की परिकल्पना है
जो राजनीति को बहुत दूर से पके हुए आम के जैसे देख रहे थे, लेकिन चूंकि जो बाप बताना है ना कि बहुत बड़ा बवंडर एक खड़ा कर बाहर में पानी का बुलबुला रखा गया है, उस बुलबुले में क्या है, बहुत पैसा चाहिए, वो साम दाम दंड भेद सब चाहिए। हम इस चीज को, चूंकि पटना विश्वविद्यालय के हम प्रोडक्ट रहे हैं और वहां छात्र राजनीति में हम रहे हैं, तो हमको पता है। और जनता दल यू में हमारा राजनीतिक जीवन भी जनता दल यू से शुरू हुआ, तो वहां रहने के बाद हम इस चीज को निरंतर देखे हैं कि कम संसाधन में कैसे इसको आगे किया जा सकता है। ये है नहीं संसाधन मात्र से। आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं ज्यादा संसाधन खर्च करने के। क्यों? अगर ये क्लियर कट स्ट्रेटजी है कि इन्वेस्टमेंट हो गया है, लोग इसको व्यापार समझ बैठे हैं, राजनीति को सेवा अब नहीं रहा है, यह व्यापार बन चुका है। हम इस व्यापार से दूर ले जाना चाहते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता को कोई वेतन तो नहीं देता है, कहीं पोस्टर बैनर झंडे तक के लिए पैसा नहीं देता है। तो हम लोगों ने तय किया कि वैसे युवाओं को क्षेत्र से निकाल कर लाएं जिनमें ईमानदारी भरी हुई है, जो इस चीज से वाकिफ हैं कि ग्राउंड पे क्या क्या दुश्वारियां हैं, कौन कौन सा कष्ट उनको झेलना पड़ रहा है, क्या है, कैसे उनको पंचायत में कष्ट हो रहा है, कैसे आम जनजीवन में गांव के अंदर हो रहा है, कैसे प्रखंड स्तर पे भ्रष्टाचार है उसमें कष्ट हो रहा है, थाने स्तर पर उनका कैसे शोषण किया जाता है, जिला स्तर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो राज्य स्तर तो बहुत दूर की बात है। तो इन सारे चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर और वैसे युवाओं को जिनमें क्षमता है, जो कर सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म का नाम लाने का ही नाम युवा समृद्धि दल है और इसीलिए इस दल की परिकल्पना हमने किया है। बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं जदयू से। प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर आखिरी बार आप थे, आपने पार्टी छोड़ दिया जी। आप पार्टी छोड़े एक व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के लिए तेजस्वी यादव एक शब्द का प्रयोग किया करते थे, आरसीपी टैक्स। इस पर बाद में बात करेंगे। पहले तो आरसीपी सिंह के साथ थे आप पार्टी में छोड़ दिए, इसका मतलब आप जदयू के साथ नहीं थे, आरसीपी सिंह के साथ थे जी। नहीं, अब थोड़ा सा पीछे जाने की होगी। हम जनता दल यू में जब आए थे, हम बाल्यकाल से हमारे सांसद रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। हमारा और उनका, हमारे परिवार का और उनका एक बहुत प्रगाढ़ और पुराना पौराणिक से पुराना संबंध है। निजी संबंध आज भी हमारे उतने ही मधुर हैं। वैसे ही है, वो अब राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। देखिए, जदयू से आप कुछ बहुत सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं, जदयू में क्या कमी है, जदयू में क्या अच्छाई है, ये तर्क की बात हो सकती है, लेकिन एज ए मैन नीतीश कुमार से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जहां से वो चले। अब आए कि हम आरसीपी सिंह जी के साथ आए, तो पहले हम मुख्यमंत्री जी के साथ थे, उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम रामचंद्र बाबू के पास गए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, आज आपके कैमरे पर हम कह रहे हैं, उनके दिशा निर्देश पे हम वहां गए। अच्छा काम चल रहा था, लेकिन अब न जाने कौन सा भटकाव आया और कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ लगा। और आप जिसके साथ रहते हैं उसके साथ तो आपकी वफादारी होनी चाहिए। तो आप, अगर हम आपके साथ हम आ गए, तो हम तो आपके साथ वफादार हैं। अब आपका निर्णय ही हमारा निर्णय होगा। तो उस वक्त जदयू वो छोड़े और हम लोगों ने भी छोड़ा, बस यह जानते हुए छोड़ा कि फिर ये चीज पार्टी फट जाएगी, ये जो बीच की खाई है, जो दूरियां हैं वो हट जाएंगी। इधर फिर ये भरोसा दिया गया कि एक दल बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक मिनट जी, एक और बात है, आरसीपी सिंह भाजपा के साथ मिलकर जदयू को तोड़ने वाले थे। अब आपके बहुत करीबी रहे तो इनकार मत करिए, सही से हमने आरसीपी सिंह को इसलिए जदयू निकाली, ऑन कैमरा नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोग आकर बोले कि ये सेटिंग किए हुए थे। अमित सिंह के पास क्या जानकारी? नहीं, देखिए, बहुत बहुत हकीकत हम बता रहे हैं। हुआ कुछ नहीं था, कोई जदयू को तोड़ने की साजिश नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। बोलने वाले इस पे ये कह देंगे कि अगर साजिश नहीं थी तो जैसे ही अलग हुए तो भाजपा में काहे चले गए? नहीं, मैं बता रहा हूं बात। जैसे आप एक घर जब छोड़ते हैं, तो दूसरे घर जब अलग नहीं जाइएगा, आप राजनीतिक जीवी हैं ना, आप कहीं ना कहीं तो राजनीति कीजिएगा। और वो बीजेपी में गए, ये रामचंद्र बाबू की गलती थी, और इसी गलती के कारण फिर हम लोग बीजेपी में नहीं गए, तभी ये दल बना। हम लोग जदयू छोड़े, यहां तक ठीक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे यह मंजूर नहीं था।
और ये जो परिचर्चा है कि तोड़ने वाले थे, मिलते थे, प्लान ढेकान, तो ये सब अपने आप का ग्राफ हाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में, चूंकि इनकी सबसे बड़ी गलती मंत्री बनना था केंद्र में इस्पात मंत्री। ना ही ये मंत्री बनते, ना ही आज ये दुर्दशा होती। नंबर 2 के व्यक्ति के साथ जो हुआ अमित जी, जी, हम जानबूझ के कुरेद रहे हैं जी बिल्कुल, वो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब नीतीश कुमार के बाद कहा गया कि आरसीपी ही सब संभालेंगे, एकदम थे ही। वो कहीं और पोस्टेड थे, नीतीश कुमार ने बकायदा अपने पास उनको पोस्टिंग करवाया, उसके बाद इस्तीफा दिलवाया, बिल्कुल, राज्यसभा भेजा, कहा गया कि अगला वारिस यही है। हालांकि ऐसा बहुत बार नीतीश कुमार के लिए लोग कहा है जी। तो ऐसा क्या हो गया? और आप ये कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। नीतीश कुमार इतने कमजोर कान के तो नहीं है कि अपने दूसरे नंबर को भगा देंगे ऐसे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी कान के कमजोर नहीं हैं। आप उस समय का सिचुएशन समझिए। रामचंद्र बाबू का केंद्र में मंत्री बनना, यहां देखिए राजनीति में बाप बेटा का नहीं होता है, बेटा बाप का नहीं होता है। जो वर्तमान राजनीति है, जो 1974 बैच के लोग करते हैं कि आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ हैं तो हरिश्चंद्र नहीं है तो दुशासन वाली बात, तो वैसे परिपाटी की जहां राजनीति हो रही है, आप जान रहे हैं कि कितने के आंख के आप कांटे बने हुए हैं। और फिर भी बेबाकी से हम इस बात को कहना चाहेंगे कि कुछ लोग वैसे थे जिन्होंने रामचंद्र बाबू को यह कन्विंस किया कि आप केंद्र में मंत्री बन जाइए। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इसलिए मुख्यमंत्री बने कि आप वो केंद्र में मंत्री बने, उनको कंट्री वाइज एक्सपोजर मिला, आपको भी एक्सपोजर मिलेगा और आगे के सीएम आप होंगे। और वही गैप के बीच में कुछ लोग थे जदयू के अंदर। नाम बोल दीजिए, क्या दिक्कत? देखिए अब नाम लेना उचित नहीं है सार्वजनिक तौर पे। हम नाम, चूंकि हमारे सामने तो बात हुई नहीं थी, लेकिन ये बात सब जानते हैं थे। किन्हीं को किसी चीज का मलाल था, किन्हीं को किसी चीज का खुन्नस था। उस गैप में अब होता है कि आप जब दूर हो गए, और हम यहां रामचंद्र बाबू में दूसरी कमी क्या हुई कि मंत्री बने, तो मंत्री बनने के बाद आपके नेता तो नीतीश कुमार थे, तो जाना चाहिए। कहीं और करने लगे, रिपोर्टिंग नहीं करने लगे। एयरपोर्ट से उतरते थे और सीधे गांव चले जाते थे। क्यों भाई? तो अंदर से नाराज हैं वो। चूंकि एक होता है ना, पिता पुत्र का संबंध उनका मुख्यमंत्री जी के साथ था। अब इनको लगता था कि हम तो पुत्रवत रहे हैं, हमको छोड़ देंगे, मुंह फुलाए हुए। अरे भाई राजनीति में ऐसा थोड़े ना होता है। यहां चूक गए और यही गलती हुई। फैक्ट है कि यही गलती हुई। एक सवाल और फिर भूल जाएंगे हम जी। आरसीपी बाबू एक बार बोले थे कि शाम को नीतीश जी भूजा खाते हैं। हाँ। आपके तो बहुत करीबी हैं आरसीपी बाबू जी, खाते थे क्या? अरे भूजा खाना कोई बुराई चीज? हाँ खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। नहीं भूजा खाते खाते बहुत कुछ कांड भी करते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। बाबू बोले हम ऐसा। देखिए वो एक सार्वजनिक तौर पे शाम में जो भी गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ना, वहां होता था, कभी कदाल होता था कि लोग बैठते थे, सब लोग बैठे उसी में। रात पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिकल बातें होंगी, वही चर्चाएं होती थी। अब उसी में कोई निर्णय हुआ तो हुआ। आखिरी बार आरसीपी सिंह से फोन पर या मिलकर आपकी बात कब हुई थी? उनके जन्मदिन पे। क्या बात हुई? दिसंबर में। कुछ नहीं, बस हम उनको विश किए, वो भी आशीर्वाद दिए, बस। तो नहीं पूछे आपसे कि अमित आप हमारे लिए जदयू छोड़ के आ गए, आप प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे, हो सकता है आप विधायक बन जाते जी, तो छोड़ के आ गए, अब छोड़ो, हटाओ, आ जाओ फिर से? नहीं, रामचंद्र बाबू हमको शुभ पार्टी बनाए तो शुभकामना दिए, ऐसी बात नहीं। चूंकि हम तो निर्णय ले चुके थे ना। देखिए हम इस चीज के लिए जाने जाते हैं, जदयू में भी जो लोग हमको जानते हैं या रामचंद्र बाबू भी जानते हैं, हम बड़ी एक बग्गा आदमी है, एक निर्णय पे रहने वाले। अगर निर्णय कर लिए तो कर लिए, और बहुत लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ था, इसलिए हम ये किए। नहीं तो मेरी क्षमता नहीं। भाजपा में क्या दिक्कत थी अमित जी? नहीं देखिए भाजपा में दिक्कत की क्या बात है, भाजपा का क्या कमजोरी है बिहार में? एक नंबर 1, 15 से 18 वर्ष से लगातार आप सत्ता में हैं, लगातार एक मुख्यमंत्री चेहरा आपने नहीं बना पाया। एक मुख्यमंत्री आप पैदा नहीं कर सकते हैं। सर्वमान्य बिहार में चेहरा नहीं हो सकता है। क्यों? इसका रीजन जानते हैं? यहां गुटबाजी है। एक गुट प्रदेश अध्यक्ष जी का होगा तो दूसरे गुट उनका होगा तो तीसरा गुट उनका होगा। और यहां तीसरी कमी, संगठन पे कतई ध्यान नहीं होता है बीजेपी का। अगर आरएसएस ना हो तो इनका बैंड बज जाएगा बिहार में। आज तक आप सोच कर देखिए कि 18-19 वर्षों से अगर आपको, हमको, सामान्य जैसे व्यक्ति को अगर सरकार में बैठने का मौका मिल जाए, खड़ा कर देंगे साहब, 5 वर्ष में पार्टी खड़ी हो जाएगी। सारा संसाधन आपका, फिर भी नहीं, इतनी बड़ी संसाधन की पार्टी, सिर्फ गुटबाजी। तो ये सब गुटबाजी देखकर लगा कि यहां भविष्य नहीं है। कार्यकर्ताओं का एक मेजर बैरियर बनाकर रखे हैं। बताइए नंबर 2,
नंबर 1 में तो अभी सब देख रहे हैं आप, एक विधायक जो लगातार 8 वर्षों से 5 वर्षों 8 टर्म से 5 टर्म से विधायक हैं, उनके क्षेत्र का वर्कर का क्या होगा? वो तो बूढ़ा हो गया। तो दूसरा क्या तीसरा पीढ़ी भी समाप्त है, तो वहां आप क्या जाकर करेंगे? तो जब राजनीति ही करनी है और वही झंडा उठाना है, लेकिन बिहार का कल्याण नहीं होगा, और जो दर्द है, अब दर्द हो रहा है, पीठ में खंजर चुभ रहा है, कांटा चुभ रहा है, लेकिन हम जयकारा लगा रहे हैं क्योंकि हम दल के बंधन में बंधे हुए हैं। तो हमें यह मंजूर नहीं था। हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, यह मंजूर नहीं है, मुझे ही यह मंजूर नहीं था। अगर कुछ गलत होगा, ठीक है, मेरी जितनी क्षमता होगी मैं उतना ही विरोध करूंगा, लेकिन जनता तक अपनी बात अवश्य पहुंचाऊंगा। जिस दिन जनता हमको मौका देगी उस दिन उस चीज पे खड़े उतरेंगे। और इसके बाद आप स्वार्थी हो गए, सोचे कि एक पार्टी बनाते हैं जी, फिर प्रेशर बनाएंगे, 2-4 सीट मिलेगा जी, आमतौर पे लोग बेच देते हैं जी, बेचा जाएगा जी, बहुत पैसा आएगा और जैसे लोग ठगा वैसे ठग लेंगे। एकदम बहुत सुंदर सवाल आपका है, बहुत सुंदर सवाल। ऑन द कैमरा कह रहे हैं, आप रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। किसी राजनेता में यह हिम्मत और औकात नहीं है जो ये कह दे मैं कह रहा हूं कि अमित सिंह मरने को मर जाएगा, लेकिन यह समझौता नहीं कर सकता। इतिहास पे बात करते हैं, सुनते जाइए आप। करिए। मुकेश सहनी की पार्टी है, किए, रामविलास जी की पार्टी है, चिराग पासवान चला रहे हैं, पशुपति पारस जी अपना अलग चला रहे हैं, एक भाई साहब और हैं जिनका नाम जीतन राम मांझी है। अब भारत के लेवल पे जाएंगे तो बहुत लोग हैं। ठीक, छोटे छोटे दल का मोडस ऑपरेंडी अमित जी क्या होता है, हम आपका एग्जांपल नहीं दे रहे। नहीं, ठीक। छोटे छोटे दल क्या करते हैं कि पूरा जैसे आप एकदम जोश में कह रहे हैं कि बदल देंगे, बदलने का वादा होता है, उसके बाद डील होता है 4 सीट 5 सीट, कोई कोई तो 2 पर भी मान जाता है, फिर 6 फिर 11, ऐसा ऐसा डील होता है। वो सीटें बेच दी जाती हैं या परिवार में दे दी जाती हैं। अमित सिंह अगर ऐसा कह रहे हैं कि हम बदल देंगे, नहीं करेंगे, क्यों मान लें? हाँ, मान लें। नहीं, विष्णु के अवतार नहीं है। बताइए। हम जितने लोगों का आप नाम लिए उसमें एक व्यक्ति को छोड़ के, किसको छोड़? आदरणीय मुकेश सहनी जी को। वो धन्ना सेठ है। आदरणीय मुकेश सहनी जी और धन्ना सेठ? हाँ, बिल्कुल। गजब। नहीं, अरे वो तो हमारा संवैधानिक लहजा है। भिंगा के मार रहे हैं। नहीं, संवैधानिक लहजा है। हाँ, वो तो हम बात करेंगे, हमारा ये संस्कार है, वो तो हम कहेंगे। हाँ, आगे बढ़। हाँ, आदरणीय मुकेश सहनी जी, धन्ना सेठ। बाकी सारे आदरणीय चिराग जी हैं, तेजस्वी जी हैं, चाहे जितने लोगों का नाम आपने गिनाया, मांझी, ये चांदी के पन्ने। मांझी जी बहुत सीनियर होगा, उन पे बोलने का, लालू जी पे बोलने का कोई मतलब नहीं। अब कोई मतलब नहीं, हम अपने समकक्ष को बोले। तो ये सारे लोग चांदी के पालने में आंख ही खोले हैं और चांदी के चम्मच से दूध पिए हैं। इनको सत्ता चाहिए ही चाहिए। अगर सत्ता के बिना ये रहेंगे तो बिन पानी के मछली जैसे तड़पेंगे, जैसे तेजस्वी जी बगल में देख लीजिए। यहीं से शुरू करते हैं। अगर ये विपक्ष में रह जाते तो क्या अगले बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते? क्यों गए नीतीश कुमार जी के साथ? तो साथ जाते हैं तो हरिश्चंद्र, हट गए तो दुशासन। तो ये परिभाषा वाले हम नहीं हैं। हम कैसे अलग हैं? सबसे पहली बात कि हमारी पूरी की पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, लालन पालन भारत के गांव, बिहार के गांव से और एक साधारण सामान्य नौकरी पेशा वाले परिवार से जुड़ा हुआ है। हम सत्ता की दलाली नहीं देखे हैं। हमको क्या लगा है, हम आज भी 500 का जूता, 200 2000 का जैकेट हम पहन लेते हैं, लेकिन वहां 2 लाख के जैकेट पहनने वाले लोग हैं, उनको तो 2 लाख का चाहिए साहब। हमको हवाई जहाज नहीं मतलब है। हमारी पार्टी का आज तक कोई वैनिटी वैन आपने देखा? हम कहीं कुछ किए तो हमको वो मलाई से मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए? वैनिटी वैन बोल के आप प्रशांत किशोर के पास जाते नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। सबके पास है, तेजस्वी जी के पास है, उनके पास है, सब लोग घूमते हैं। सबके पास है, सब घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। हम, हमारे पैर में, हम खेतों पे चले हैं, आरियों पे चले हैं। हम बचपन में गाय भी चराए हैं प्रशांत जी। बचपन में शौक से ही गाय भी चराए हैं, भैंस को खाना भी खिलाए हैं, गाय को भी खाना खिलाए हैं। तो हमको वो चीज सुख, राज सुख में तो हम पले नहीं है कि हमको चाहे एन केन प्रकरेन शाम में गाली दें, सुबह हमको सत्ता चाहिए। हाँ, कहां हम समझौता करेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं विध्वंसक बनना है कि भाई भस्मासुर ऐसा सबको हम नहीं तो हम सबको नाश ही देंगे। नहीं, समझौता करेंगे, लेकिन उन जगहों पे जहां ईमानदार प्रवृत्ति होगी और ईमानदार सोच, ईमानदार प्रयास होगा। धीरे से एक दरवाजा खोल दिया आपने। नहीं, धीरे से दरवाजा नहीं खोला हम। ईमानदार सोच, ईमानदार प्रयास होगा। वर्तमान में उस दरवाजे के आगे वर्तमान में कोई नहीं है, इसलिए कोई समझौता किसी से नहीं करने जा रहा है।
चलिए अब दल पे बात करेंगे। एक सवाल और था, जी। पटना यूनिवर्सिटी के आप सेक्रेटरी रहे हैं 2 टर्म जी। कैसा था राजनीति उस वक्त का, लोग जानना चाहेंगे। देखिए उस वक्त आपके जैसे लालू यादव का किताब है गोपालगंज से रायसीना, जी, तो उसमें लिखते हैं लालू की हम क्या करते थे कि पटना यूनिवर्सिटी के बाउंड्री पर चढ़ जाते थे और चढ़ने के बाद जो हाथ में माइक लेके आता है बोलने वाला, उसका एक छोटा सा स्पीकर आता है, जी। बोलते थे, कहानी सुनाते थे, तो नीचे भीड़ लगता था, लोग हंसी ठिठोली करता था, तो हम इंटरटेनमेंट करके लोग का दिल जीत लिए। अमित सिंह क्या करके सेक्रेटरी बने और आपके वक्त राजनीति क्या? जी बता रहे हैं, हम NSUI में थे उस समय। मनोज शर्मा पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो NSUI में थे हम। इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया था हमने। उसी वक्त एक नाम लेना उचित नहीं होगा, एक पुलिस पदाधिकारी की लड़की का हत्या हो जाती है, लड़की की हत्या हो जाती है कॉलेज कैंपस में, कर दिया। बाद में जो हत्या करते हैं उनको पुलिस भी मार देती है। फिर लगा कि हम BN कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, तो BN कॉलेज का नाम बदल कर रख दिया गया। बड़ी रोचक बात बताते हैं, बालिका नदारत कॉलेज। बालिका नदारत कॉलेज, इसमें बालिका नहीं है? नहीं है। अच्छा भाई थी हमारे बहनें साथ में, वो छोड़कर हट गई। वो जो हत्या हो गई ना, ये स्थिति थी, प्रकाष्ठा पे थी। तो हम लोगों ने जो एकदम बिल्कुल रॉ निकले थे, इंटरमीडिएट में थे हम, वहां हम लोग कहे कि देखो भाई ये नहीं होगा। तो सबसे पहले जो लड़कियां थी हम लोगों ने उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया और उनको कहे कि बहन तुमको क्या दिक्कत है? तो भैया ये दिक्कत है। हम बोले कोई छुएगा नहीं, छुएगा तो बांह उखाड़ लेंगे। ये आश्वासन देना पड़ा, ऑन द कैमरा कह रहे हैं। हमारे बैच के लोग सुन रहे होंगे तो जानते हैं हम इतने अड़िग आदमी थे, हम छू लेगा तो बांह उखाड़ देंगे, कोई हमारी बहनों को छू नहीं सकता है। चलो उसके बाद वहां पे HH खान साहब प्रिंसिपल थे हमारे समय BN कॉलेज के, उनसे लाइब्रेरी रूम को हमने कॉमन रूम में कन्वर्ट करवाया, गर्ल्स के लिए कॉमन रूम कन्वर्ट करवाया, और वहां बैठती थी, उनके साथ हम लोग भी बैठते थे, साथ खाते थे। और फिर वो BN कॉलेज आगे बढ़ा। तो वही चुनाव जब आया तो मनोज शर्मा जी कहे कि अमित तुम चुनाव लड़ो। हम सेकंड ईयर में थे, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर पे थे। हम कहे ठीक है लड़ते हैं, और साथियों का प्यार मिला। 2 टर्म लगातार हम रहे, बिल्कुल निर्विवाद रहे, कहीं कुछ नहीं, सब चीज स्मूथ। हाँ स्टूडेंट के मामले में, और मेरे वक्त में यह भी नहीं होता था कि कोई शिक्षक के साथ कोई छात्र दुर्व्यवहार करते। इसके लिए बदनाम था BN कॉलेज, गुंडागर्दी के लिए बदनाम था। लेकिन नो एंट्री, बड़ी बुरे तरीके से हम लोगों ने वैसे सारे लोगों को खदेड़ा जो कुछ हरकत करते थे। और फिर पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज और BN कॉलेज, तीनों का स्वर्णिम भविष्य चलता रहा। बाद में एक दुर्भाग्य है, पटना लॉ कॉलेज में हम लोग थे, शायद हमारी मेमोरी जो बता रही है, चाय पी रहे थे और उसी वक्त सूचना मिली कि मनोज शर्मा जी को गोली मार दिया गया और उनके कंठ में गोली लग गया था। और वो आवाज ये हो गया, उसके बाद बड़ी क्षुब्ध हो गया मन कि अब राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। जब जहां छात्र ही छात्र को गोली मार दें तो मतलब क्या बनता है? फिर तो आदमी ग्रेजुएशन कर गया और फिर तो हम निकल लिए। एक पीयू का और सवाल है जी, पीयू से कौन कौन नहीं निकला पढ़ के? देश के बड़े बड़े नेता, बड़े उद्योगपति, मैथमेटिशियन, मतलब हर, आप इंडस्ट्रिस्ट का बात करिएगा पीयू से आएगा, एजुकेशन वाला आएगा पीयू से आएगा। उस पीयू का बच्चा मांग कर रहा है केंद्र सरकार से, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। ना नीतीश जी कुछ करते हैं, ना तेजस्वी जी, ना कोई भी। अमित सिंह जहां से प्रोडक्ट हैं, क्या राय देंगे इस पर? देखिए इस बात पे हम आएंगे, आपसे एक बात बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना, कि करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। आज सरकारें चलती है सिर्फ सत्ता चलाने के लिए, सरकारें जो भी चलती है सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए चलती है। एक छोटा सा उदाहरण दे तब आपको समझ में आएगा कि अमित सिंह के खोपड़ी में क्या है। अभी एक मेरिन ड्राइव फेज 1 बना है, कई बार हम इस बार, उसका 5,000 करोड़ का एस्टिमेट है, प्रत्येक फेज का 5-5 हजार करोड़ का है। एक एम्स सरीखे हॉस्पिटल बनाने में 900 करोड़ रुपया लगता है, मात्र एस्टिमेट है। हम एक IGIMS पटना में है, कितनी अपार भीड़ होती है, साज सज्जा में इसके हम लगे हुए हैं। हम मरीन ड्राइव पे नहीं चलेंगे, हम मरीन ड्राइव पे नहीं चलेंगे। अगर उस IGIMS सरीखे हम 5 हॉस्पिटल्स अगर बिहार में दे दें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य में, क्या उस कार्य को नहीं किया जा सकता है? सरकारें यहां सिर्फ साज सज्जा की कामें करती हैं, जो जरूरत की है जरूरी। लेकिन अमित जी नहीं लगता है आपको कि जीवन के लिए वो ही बड़ा जरूरी है? नहीं, एक चीज बताइए प्रशांत जी, आपके जीवन के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? ये आप फंसा दिए। नहीं फंसा, कहेंगे स्वास्थ्य है, लेकिन हम वो नहीं कह रहे हैं। हम यह कह रहे हैं
कि एक इंसान के लिए सबसे पहले अगर किसी से पूछिएगा तो 2 वक्त का रोटी चाहता है, उसके बाद ही वो चाहता है एक छत हमको मिल जाए बारिश धूप पानी से, तब बदन ढकने के लिए कपड़ा। कि किसी को देखे हैं कि भूखे पेट रह के और सूट और कोट रेमंड का पहना है? अरे कॉस्मेटिक्स चेंज तब किया जाता है, साज सज्जा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मरीन ड्राइव खराब है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ओवरब्रिज फ्लाईओवर खराब है, लेकिन ये कब? जब हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। बिहार में इतनी क्षमता है कि बिना केंद्र के मदद से, आपके कैमरे पे कह रहे हैं, नहीं तो कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे साथ डिबेट कर ले, हमारे पास पूरा डेटा है, बिना केंद्र के मदद से हर हाथ को काम और हर मुंह को भोजन दिया जा सकता है। और ये जब आप जदयू में थे तो समझ नहीं आ रहा था? देखिए, एक तो सीखते हैं। अभी आपको क्या बोले, पीठ में चुभता है, कांटा चुभता है, लेकिन आप दलीय बंधन में बंधे, जय जय बोलना होगा ना, दलीय बंधन में बंधे होते हैं। आज तो हम स्वतंत्र, अब वो बेड़ियां टूट गई हैं। अब वो बेड़ियां नहीं है ना, आज तो हम स्वतंत्र हैं। और मेरे दल में ये स्वतंत्रता लागू है। भारतीय लोकतंत्र की यही परिभाषा है, जो नहीं उसको लोग रौंदते हैं, हम ये लागू कर रखे हैं कि जिसको जिस स्तर पे बुझाए लगे कि भाई यहां ये दिक्कत है, आप गलत कर रहे हैं, तो आप आवाज उठाओ, आप हम तक अपनी बात करो। चलिए हम दल पे आते हैं, हम युवा समृद्धि दल जी। और जैसा कि हम लोग रिसर्च किए तो मालूम चला कि 80-90 सीट 100 सीट के आसपास तैयारी चल रही है। 86। खुद ही बताइए क्या है तैयारी, चुनाव का क्या है? फिर हम लोग देखिए, हमारी बड़ी स्पष्ट तैयारी है। हम 86 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। 86 सीट? 86। ये इस पे आप अंगूठा लगा रहे हैं? एकदम थप्पा लगा हुआ है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर रहे हैं। कल को तेजस्वी जी आकर कहें कि अमित बाबू 10 सीट दे रहे हैं आपको। नहीं, तेजस्वी जी, ये सब दर्ज हो रहा है अमित जी। एकदम दर्ज कर लीजिए ना। अगर हमको कोई ये न कहे, हमको 1 सीट आप मत दीजिए, आप यह सुनिश्चित कर दें कि आने वाले सरकार अगर आपकी बनती है, बिहार की जनता अगर आपको चुनती है हमारे सहयोग से, हमको 1 सीट मत दीजिए। मैं 1 सीट नहीं मांगूंगा आपसे, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि हर गांव में वो सारी सुविधाएं हर पंचायत में उपलब्ध हो जो शहरों में उपलब्ध है। वहां बिना सीट के मान जाएंगे? हम बिना सीट के मान जाएंगे एकदम। आप खुले तौर पे इसको प्रचारित कीजिए। मैं कह रहा हूं, हमारी क्षमता जितनी है हम उतना कराएंगे, बिना सीट के हम मान जाएंगे। हमको ये चाहिए। दूसरा, हमें यह निश्चित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि सरकार का पैसा, पब्लिक के टैक्स का पैसा फालतू का, आप ये बताएं, इस मोबाइल में 1000 रुपये आप अगर आप महीने का भराएंगे तो पूरे महीना मजे से आप जितना मर्जी इंटरनेट, जितना मर्जी कॉल, जितना मर्जी कीजिए। फिर माननीय विधायकों को 15,000 किस बात का दिया जाता है? ये दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। नहीं, किस बात का दिया जाता है? ये दुखती रग ही नहीं है, ये कोढ़ है। हम बता तो रहे हैं कि हमारा रुपया कहां बर्बाद हो रहा है, कहां बर्बाद हो रहा है। रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, बेचारा सड़क किनारे झोपड़ी में मर रहा है, और उसके बगल में 5 स्टार पार्क बनवा रहे हैं। किसके लिए? कौन टहलेगा उस पार्क में? क्या जरूरत है? हम और आप 3rd AC सफर कर सकते हैं ना, 2nd AC में सफर कर सकते हैं ना। और माननीय एक्स विधायकों को कूपन दिया जाता है 1.5 लाख का, रेलवे का 1st AC का। किस बात का? कमा के दिए थे क्या? टैक्स भी तो नहीं देते हैं आप। तो हमारा पैसा ऐसे ऐसे न जाने कितने रिसोर्सेज हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा अफसरशाही पे। पदाधिकारी क्या करते हैं? एक एक पदाधिकारी के पास, जो बड़े पदाधिकारी हैं, 5-5 गाड़ियां रखे हैं। किस बात का? एक पे खुद घूमेंगे, एक पे पत्नी घूमेंगी, एक पे बच्चा घूमेगा, और 2 घर पे स्टैंड में ही रहेगा। कलई बहुत खोलने की है सारे। हम क्या बताएं कि हम ग्राउंड से आए हैं। हमको पता है प्रशांत जी कि एक व्यक्ति जब FIR दर्ज कराने जाता है तो उसके ये पे क्या होता है, एक जमाबंदी कायम कराने गया तो उसके साथ क्या होता है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने जा रहा है तो उसके साथ क्या होता है, गांव से सब्जी खरीदने किसान सब्जी उपजा के बाजार में ला रहा है तो उसके साथ क्या होता है, रेडी पटरी वाले के साथ क्या हो रहा है, युवा जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो देख ही रहे हैं कि निरंतर क्या हो रहा है, और उसके साथ क्या होता है। तो हम इन चीजों पे जो पुख्ता एकदम खड़ा होके और हाईकोर्ट में लिखित दे दे भैया, हम न्यायालय को सर्वोपरि बनवाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि न्यायालय को मानते हैं। हमको किसी पे भरोसा नहीं है।
हमको सिर्फ न्यायालय पे भरोसा है। वहां खड़ा होके, पब्लिक डोमेन में खड़े होके और हाईकोर्ट को एफिडेविट दे दें कि ना ही मेरे शासनकाल में 1 रुपये का फिजूल खर्ची होगा, ना ही मेरे शासनकाल में कोई घोटाला होगा, ना ही मेरे शासनकाल में कोई अफसरशाही चलेगा। जनता जनता और सिर्फ जनता का राज होगा। कोई कह दे, हम उसका कंधा ढोने के, कांवड़ ढोने के लिए तैयार हैं, बिना किसी सीट, बिना किसी पद के। हम स्पष्ट कहते हैं, हम तिरंगे में लिपट कर जाएंगे, इसकी गारंटी हम नहीं देते हैं और ना हम मांगना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की भावनाओं में लिपट कर इस पृथ्वी से अवश्य जाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि कोई पार्टी, अमित जी, ऐसा करने को तैयार नहीं होती है। हाँ। वो 86 सीट कौन कौन सा हाँ, अब बता देते हैं, सिर पे बल पड़ जाएगा लोगों का। चंपारण 100%, पूर्वी और पश्चिमी जितना सीट है सर 100%। एक आध सीट है उसमें छूटा हुआ, लेकिन उसको 100% आप कहिए। उसके बाद घूम के आ जाइए आप गोपालगंज, बैकुंठपुर, एकदम सीट वाइज बता देते हैं। 6 विधानसभा गोपालगंज 6 है, लेकिन उसमें लड़ कौन पे रहे हैं? बैकुंठपुर, हथुआ 2 सीट पे। सिवान आ जाइएगा, दरौंधा, सिवान में आ जाइए, दरौंधा आ जाइए, एकमा आ जाइए, गोरिया कोठी आ जाइए, फिर अंदर इधर घुसिए, आप मांझी आ जाइए, मांझी के बाद से फिर आप इधर घुस जाइए, तरैया आ जाइए, तरैया के बाद अमनौर आ जाइए, यहां तक सारण, फिर वैशाली में 2 सीट, मुजफ्फरपुर में कांटी है, उसके बाद से फिर आपका 1 सीट ये है परिहार है वहां, फिर आप सीतामढ़ी में 3 सीट, रुन्नी सैदपुर, सीतामढ़ी और बेलसंड, ये बेलसंड या सुरसंड कोई सीट है, वो हम कंफ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद से फिर बेगूसराय में हम लड़ रहे हैं 1 सीट, मुंगेर में जमालपुर लड़ रहे हैं 1 सीट, बेगूसराय में 1 सीट हम बता दिए आपको, जमुई में हम 1 सीट लड़ रहे हैं, चकाई, जमुई हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, जमुई हम नहीं लड़ने जा रहे हैं। आप उस पर क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, बाद में जवाब दे देंगे। उसके बाद से फिर हम शेखपुरा लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए बिहार शरीफ, नालंदा में, तो नालंदा में 3 सीट पे हम लड़ने जा रहे हैं, 1 नालंदा, दूसरा सीट इस्लामपुर और तीसरा हिलसा, इन 3 सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद आप घुस जाइए गया में, गया में आप आ जाएंगे, हम बजरगंज लड़ने जा रहे हैं, बाराचट्टी लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद अतरी लड़ने जा रहे हैं, 3 सीट हम इधर गया में लड़ने जा रहे हैं। औरंगाबाद लगभग 100%, 1 सीट सुरक्षित छोड़ के। मन में ख्याल आ गया एक, प्रशांत किशोर जब आए ना तो दावा किए कि ऐसा ऐसा लोग को टिकट देंगे, गजब कर देंगे। अमित सिंह को प्रत्याशी मिल जाएगा? वक्त बता देगा, अभी हम नहीं कुछ कहेंगे। प्रत्याशी भी होगा, दमदार होगा, लड़ेगा भी। कितना उस पे केस होगा? किस पे? एक भी नहीं, एक भी नहीं। हमारे यहाँ का क्राइटेरिया दूसरा है। तो क्राइटेरिया सुना दीजिए। पहला, सबसे पहला क्राइटेरिया कि आपके ऊपर आप किसी धन्ना सेठ परिवार के पुत्र पुत्री ना हो। हाँ, 100 सीट अगर पार्टी लड़ेगी तो एकदम खुलकर ऑन द कैमरा हम कह रहे हैं, कोई चोर चोरी वाली बात नहीं। 100 में 80 सीट वैसे कार्यकर्ताओं के लिए सुनिश्चित है जो कम से कम पार्टी में 1 साल, इस चुनाव में, अगले वर्ष से, अगले चुनाव से 2 साल हो जाएगा, मिनिमम 1 वर्ष एज ए वर्कर काम किए हों, उन्हीं को टिकट मिलेगा। और उसके लिए कितना देना पड़ेगा उनको? 1 रुपया नहीं। हम कौन क्या दे रहे हैं उनको? जमीन मिल लेंगे। हम क्या दे रहे हैं उनको? कुछ नहीं। यहाँ तो नौकरी के बदले लोग ले लेता है ना। लोग तो क्या बोले, यही तो अंतर है ना उनमें और हम में। हम दर्द जानते हैं ना, खग जाने खग की भाषा, हम दर्द जानते हैं, हमको पता है। तो वहां कोई ये नहीं है। दूसरा है शर्त हमारा कि आप समाज में, अब कोई ऐसे कोई चुनावी केस हो गया या किसी से मारपीट का हो गया, वो अलग है। अपहरण, रेप, डकैती, इस तरह का कोई दुर्दांत अपराध, हीनियस क्राइम आप पे दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर दर्ज भी होगा तो हम टिकट नहीं देंगे। और 20% सीट जो हमारे यहां है वो उनके लिए है जो पार्टी को आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, उनके लिए है। लेकिन उसमें भी कोई भी वो लोग नहीं होंगे, पुराने राजनेता के पुत्र पुत्री नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, उनके लिए यह सीट। जमुई काहे लड़ेंगे? हाँ, जमुई, वहां हमारी बहन दिग्विजय बाबू की बेटी जो श्रेयसी है। अभी तक हमको संपूर्ण बिहार में एक वैसी लड़की हमको नजर आती है जो देश का मान रखी है, देश का मान वो रखती है और बिल्कुल निर्विवाद है, निष्कलंक है। तो वैसे उम्मीदवारों को, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, हम वो राजनीति से ऊपर हटके हम उनको कोई डैमेज पहुंचाने का काम नहीं करेंगे।
बगल में हम सुमित सिंह के चकाई लड़ रहे हैं। आप यह भी नहीं कर सकते हैं कि आप जातीयता की बात कर रहे हैं। चंपारण हम लड़ रहे हैं तो सब तो उसमें है सवर्ण है, तो हम तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन वो बेटी हमारी ऐसी है ना, उसको हर स्तर पे मदद करना चाहिए। दिग्विजय बाबू की वो कोहिनूर है, इसलिए हम नहीं लड़ रहे। उसके बाद आप आ जाएंगे जैसे ही सासाराम में, इधर रोहतास में तो डिहरी हम लड़ रहे हैं, सासाराम सुरक्षित हम लड़ रहे हैं, कोचस हम लड़ रहे हैं। उसके बाद से फिर आप आ जाइए भोजपुर में, भोजपुर में बड़हरा लड़ेंगे, आरा है हमारा, संदेश है हमारा। उसके बाद बक्सर में बक्सर और ब्रह्मपुर हम लड़ रहे हैं। फिर आप चले जाइए भभुआ जिला में, तो भभुआ में चैनपुर हम लड़ रहे हैं, और एक ये जहां से इस बार रामगढ़, वो सीट हम लड़ेंगे। तो इस हिसाब से कुल 86 सीट है, चिन्हित सीट है। अब ऐसा आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक सवाल और याद आ गया, बड़ा आप सिद्धांत का बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुन कान मेरा खुश हो जा रहा है। लेकिन ये सिद्धांत उस वक्त कहाँ गया जब अमित सिंह कहते हैं कि हम एक बार निर्णय करते हैं। तो आप सेक्रेटरी बने एनएसयूआई से, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बने, आरसीपी सिंह के चलते पार्टी छोड़े, फिर उनको भी छोड़ दिए। तो एकल सिद्धांत यहाँ नहीं, एकल सिद्धांत है ना। हम जब तक एनएसयूआई में रहे और पटना विश्वविद्यालय की राजनीति की, तब तक हम एनएसयूआई में ही रहे। ऐसे करके आप 10-20 पार्टी में रहेंगे? नहीं, क्यों नहीं रहेंगे ना, कैसे मान ले? अब बता रहे हैं। उसके बाद बिहार में चुनाव बंद हो गया, यूनिवर्सिटी चुनाव बंद हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप सोचेंगे अब कांग्रेस छोड़ो? नहीं, कांग्रेस छोड़ो नहीं, उसके बाद तो हम फिर हायर एजुकेशन के लिए, आप सोचेंगे चलते हैं आरजेडी। नहीं, फिर तो हम हायर एजुकेशन के लिए निकल गए बाहर, हायर एजुकेशन के लिए चल गए। उसके बाद फिर अपने काम धंधे में लग गए। जब राजनीति में हम आए तो सिर्फ जदयू में, अब सक्रिय राजनीति में जब हम आए तो सिर्फ जदयू में रहे, और हमने संकल्प लिया कि रहेंगे तो एक ही दल में, उसके बाद किसी दल में नहीं जाएंगे। जब रामचंद्र बाबू के साथ गए, क्योंकि था कि सर इसी शर्त पे हम लोग ये हों कि अपना दल बनाएंगे, ये नहीं होगा कि चूंकि जिनसे हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलेगी फिर हम उसके साथ जाकर क्या करेंगे। नहीं बन पाया दल, पैसा कम पड़ गया था। अब वो तो रामचंद्र बाबू जानते हैं क्यों नहीं बनाए, क्या उनकी सोच पूछे होंगे ना? नहीं, हम नहीं पूछो, बहुत बड़े नेता थे भाई, हमारी उतनी हैसियत नहीं है कि हम पूछ सकते हैं। ये हम कैसे किसी से पूछें कि आप क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं बनाए तो हम अपनी राहें जुदा कर लिए। इतने हमें ये था तो हम ये कर लिए, वो नहीं था तो वो नहीं किया। आखिरी सेगमेंट अब कुछ 5, 7, 10, 8 चीज है जिसपे आपका राय हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। शुरू तो करेंगे भूमि सर्वे से। अमित सिंह भूमि सर्वे पर क्या सोचते हैं? भूमि सर्वे सरकार का एक पहल अच्छा तो है, लेकिन ये विध्वंसक साबित होगा, क्योंकि इसमें जितने भी कर्मचारी से लेकर सीओ से लेकर ये सब ऐसा दुकान खोलकर बैठ गए हैं और इतने प्रताड़ित हो रहे हैं किसान कि आप कह नहीं सकते। जदयू वाले कह रहे हैं कि इसके पीछे की मंशा है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, आसान हो जाएगा। हम आप पटना में बैठकर औरंगाबाद का चेक कर सकते हैं। पूरा बात समझिए, अफसर अपना गलती कर रहा है तो सरकार को दोष काहे दे रहे हैं? तब माने अफसर सरकार से बाहर है, सरकार ही तो अफसर है, अफसर ही तो सरकार है। हम उसी पे तो सर्वे कराना अच्छा कदम है, सोच अच्छी है। एक बात आप सराहना कर सकते हैं, जो वर्तमान मंत्री हैं, शुरू में तो हवा में उड़े, बाद में जब ठोकर लगा ना, सही में जानकारी मिली दिलीप जायसवाल जी को, तो फिर कुछ सुधार किए, कुछ सीओ पे कार्रवाई हुई। लेकिन बहुत जंग लगा हुआ विभाग है, बहुत जंग लगा हुआ विभाग है। आखिरी कील साबित हो सकता है नीतीश कुमार के लिए। देखिए, ये नहीं, अब बहुत सुधर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है ना, अगर उस हिसाब से चला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक बहुत जनता का मुद्दा है, जो ये उजाला देख रहे हैं, बिजली हम लोग कहते हैं इसको। अभी हम परसों गए थे सारण, अमनौर में एक पंचायत था, पैगा मित्र सेन। वहां एक आंटी बोली कि 2 आदमी रहते हैं, 9,000 बिजली बिल आया है, और ऐसा कई केस। देखिए, एक बात आप जानिए, ये पता नहीं कहां से कैसे क्या करता है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जितना हम टेक्नोलॉजी में जाते जा रहे हैं ना, अनाप का शनाप, कोई उसका अब जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तब उसका कोई माई बाप ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। उसमें इतना सारा टेक्निकल चीज है। आपने लोड 2 किलोवाट दिया है, अगर लोड हो गया रीडिंग में 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो उसका चार्ज कट रहा है। तो आम आदमी को इतना क्या पता है? अरे सीधा पैरामीटर बनाइए ना भाई, सीधी पैरामीटर में, वो तो हमारा अधिकार है, मेरे ही पैसे से हमको मिल रहा है और फिर उस पर हम चार्ज भी दे रहे हैं, तो तनिक उसको थोड़ा संतुलित करना चाहिए। इस पर भी बहुत त्रस्त है लोग। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मीटर खराब है, बिजली आवश्यक है, बिजली सबको मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अब इससे आगे निकलने की आवश्यकता। शराबबंदी पर अमित सिंह क्या सोचते हैं? बिल्कुल बेबाक। शराबबंदी जिस दिन हम या हमारे समर्थक सत्ता में होंगे, सबसे पहली राय हम लोगों से लेंगे, क्योंकि खाता कौन है और पीता कौन है।
राय हम बताए थे आपको। जी बताएं। हम पोस्ट डालते हैं, सर्वे करते रहते हैं अपने चैनल पर। जिस चैनल पर डालते हैं उसका 21 लाख फॉलोअर है। उस जो भी हम पोस्ट शराबबंदी के सर्वे में डालते हैं तो उस पर लाइक जाता है 5-6 हजार, कमेंट मान लेते हैं कि 2000 आता होगा, 2000 से ज्यादा भी आता है, कम भी आता है, 2000 अगर एवरेज माने, उसमें से 1600 लोग बोलते हैं कि शराबबंदी हटा दीजिए। 1600 लोग बोलते हैं शराबबंदी हटा दीजिए। पुरुष या महिला, ये तो निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि कुछ हमारे भाई या कुछ वैसे लोग जो दिग्भ्रमित हैं, उनको लगता है कि शराब से ही सब कुछ हो सकता है, तो वैसे लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। वहां हम कठोर फैसला लेने के लिए जाने जाएंगे। अगर बेटियां और महिलाएं, हमारी मां बहनें अगर कहती हैं इस शराबबंदी से सुकून है, तो 20,000 के 80,000 करोड़ को हम तिलांजलि देने को तैयार हैं। लेकिन अगर यह समानांतर इकोनॉमी बन गया है तो उस पर कुठाराघात भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हमसे पूछिएगा कि अगर हम सरकार में आए तो सबसे पहला कदम यह उठाएंगे कि पहला प्रयास यह होगा कि एक बार पुरजोर कुठाराघात हम करें शराबबंदी पे, जो माफिया हैं उन पे। नहीं होगा, जनता की राय लेंगे। अगर जनता कह देगी ओपन करेंगे, नहीं तो ये माताओं बहनों के सबसे महत्वपूर्ण राय होनी चाहिए। अगर वो कहती हैं कि नहीं तो नहीं, भूतो न भविष्यति, नहीं होगा, चाहे आप लाख विरोध कर लीजिए। आप पीते हैं? नहीं पीते, आज तक नहीं पिए? कुछ नहीं। क्यों नहीं पिए? नहीं पिए, मेरे पारिवारिक संस्कार नहीं है। हम तो कुछ नहीं खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पीने के लिए कम है क्या? पीजिए, नारियल पानी पीजिए रोज। जिसको दारू पीने का आदत है, हम तो कहते हैं कि इन्वेस्ट करना है तो अपने शरीर में नारियल पानी करो यार, 60-70 रुपये लगाओ रोज, है क्षमता। तो दारू पी के परिवार को बर्बाद करोगे 60 रुपये में, इस काम को नहीं करोगे? ये क्यों नहीं होगा? करो। एक व्यक्ति आए हैं, बहुत मशहूर व्यक्ति हैं, प्रशांत किशोर नाम है उनका जी, जनसुराज प्रशांत किशोर, क्या राय है आपकी? देखिए, प्रशांत जी के बारे में राय अब कहते हैं तो आए थे, सोच अच्छी थी, बातें अच्छी किए, लेकिन कुछ चीज से हम ये रखते हैं, मतलब झूठ नहीं होना चाहिए। क्या क्या झूठ हो रहा है? देखिए, कुछ बात से हम ये हैं, दुखी हैं। सबसे पहली बात कि आप दल, क्या बोले, 1 करोड़ लोगों के साथ हम दल बनाएंगे, 1 करोड़ पब्लिक देश का इतिहास में होगा, 2 अक्टूबर को दल बनाएंगे, ये करेंगे, इसकी घोषणा करेंगे, और दल 1 वर्ष पहले बना चुके। एक नंबर 1। नंबर 2, हम ये मानते हैं कि अगर जिस हिसाब से वो खर्च कर रहे हैं ग्राउंड पे, अब गए हैं ग्राउंड पे, अब उनकी निगाह गई है ग्राउंड पे कि हमको बूथ भी बनाना है, पंचायत भी बनाना है, प्रखंड भी बनाना है, परसेप्शन बनाते चले थे। हार्मफुल यह हो रहा था ना कि नए राजनीतिक दल और नए लोगों को ये मौका ही समाप्त कर रहे थे। इसलिए चूंकि ये बिल्कुल फेल्यूर हो जाते, ऊपर ऊपर चलते और नीचे ग्राउंड पे कुछ नहीं, वोटिंग के समय वोट किसको पड़ता, बाद में कह दिया जाता ये कास्ट लाइन का वोट है। ये नहीं है। आज जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रशांत जी कर रहे हैं, जितना करोड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसकी वसूली कहां से होगी? एक उदाहरण प्रशांत जी पर हम लेते हैं। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका, हमारे जैसे व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि प्रशांत जी इसको सैटेलाइट कनेक्ट बनाइए, चैनल बनाइए, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अरे आपकी पत्रकारिता बहुत अच्छी है, नो डाउट, आप उम्दा पत्रकारिता करते हैं, कंटेंट्स आपके अच्छे होते हैं, तो इसको आप चैनल्स पे ले जाइए, सैटेलाइट्स पे ले जाइए। तो हम हरिश्चंद्र तो नहीं है, हम अगर आपके पीछे आपकी अच्छाई देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हमको इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके राज्य में जाकर उसको चुनाव जीतने में हेल्प कर देंगे, चुनाव जीतने में हेल्प कर देंगे। तो फिर कहते हैं कि यह विधा तो हम छोड़ चुके। नहीं, उनका लोग कंपनी कर देगा, ऐसा वो कहते हैं, मतलब वो कहते हैं। हाँ। लेकिन अभी भी उस विधा में है, जैसा हमको जानकारी है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिल्ली चुनाव में भी वो इन्वॉल्व था, ममता बनर्जी के साथ भी उनकी कंपनी फिर टाई अप कर ली। तो ये सब कुछ चीज नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बुरा लगता है, वर्करों के साथ एकदम एक घमंड वाली बात जो होती है ना, एरोगेंट है। हाँ, थोड़ा ये मतलब मिले सहृदय नहीं है। नहीं, मैं नहीं मिला, मैं जदयू में मिला हूं ना उनसे। ऑफर आ जाए कि अमित जी ने साथ काम किया है तो नहीं, काम किया जाए, काम हम क्या बताएं, काम हम किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन विचार एक होना चाहिए, परसेप्शन नहीं, ग्राउंड पे रूट ईमानदारी से। अब इतना बड़ा आडंबर बना दीजिएगा तो बाद में चूसिएगा जनता को ही ना साहब। आप कहां से लाएंगे? 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए आप खर्च कर दीजिएगा तो आप उसको 3 गुना मल्टीप्लाई करके लीजिएगा कहां, हमारे ही में सिरिंज लगाकर चूसिएगा। हमारे यहां जानते हैं एक परिपाटी और है मेरे दल में, हम मंच नहीं बनवाते हैं कहीं,
हमारा सीधा है, हम तो पैसा सैलरी नहीं दे रहे हैं किसी को। कहीं कोई कॉमन ग्राउंड सेलेक्ट कर लो, उस ग्राउंड में दरी सफेदा लगाओ, एक टेबल पे एक साउंड सिस्टम रख दो, माइक 500 रुपए का, 500 रुपए का दरी सफेदा, 5 बोतल पानी, पब्लिक के लिए पानी तुम वहां उपलब्ध कराओ, और जमीन पे बैठ के हम बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि इसमें जब हम बहुत इसको हाईटेक बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत इन्वेस्टमेंट खोजेंगे, तो बड़े बड़े धन्ना सेठ की एंट्री होगी ना, और वो धन्ना सेठ बंद कमरे में अच्छा आते हैं, कहते हैं कि हम जो लगाए वो वापस कीजिए। अब आंध्र प्रदेश से अगर कोई फाइनेंस कर रहा है 40 करोड़ 48 करोड़, तो वो कहेगा ना कि आपको फ्री का। नीरज कुमार का भाषा बोल रहे हैं? नहीं, हम किसी कुमार का भाषा नहीं बोल रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, उनके भी बोले वो कि पब्लिक डोमेन में है। तो 48 करोड़ अगर कोई दे रहा है तो फ्री का। हम एक बात कहते हैं, सड़क पे कोई किसी को 5 रुपया देगा, 1 रुपया कम हो जाएगा एक दूध के पैकेट में, तो कोई आपको दूध देगा। और कोई आपके पीछे अगर 100 करोड़ लगा रहा है, तो क्या उसकी वसूली नहीं होगी? तो उसकी वसूली भी तो इसी बिहार की जनता के नब्ज से होगी ना। और आइडिया भी आप ऐसे देते हैं, जैसे मतलब 5 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पलट देंगे, और वो पैसा कहां से आएगा? तो शराबबंदी का पैसा शिक्षा में लगाएंगे। कोई तर्कसंगत बात है? 20,000 करोड़ आएगा, 5 वर्षों में 1 लाख करोड़, 25 वर्षों में होगा 5 लाख करोड़, तो बाकी 25 वर्ष में 2 जनरेशन निरक्षर होगा। अरे ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और यही बात सुन के उनको 10% वोट आ गया उपचुनाव में। कहां पे? 4 सीट का अगर जोड़ ले। बिल्कुल गलतफहमी में है प्रशांत भाई। हाँ, बिल्कुल गलतफहमी में है। ग्राउंड की बात जानिए, उनके ओरिजिनल कैंडिडेट्स थे, जहां वो पूरा एफर्ट लगा दिए थे, वो नंबर 1 था तरारी, जहां से बहन किरण लड़ी। मिला के बोल रहे हैं पूरे नहीं, हम बता रहे हैं, सीट का सुनिए ना। नंबर 1 था तरारी और नंबर 2 था बेलागंज, जहां पूरा एफर्ट जनसुराज लगा, 8,000 और 4,000 वोट है, यही ठीक है। हाँ। उसके बाद जिस व्यक्ति की बात आप इमामगंज में कर रहे हैं, उनका वोट, और बेलागंज में भी जो अब अमजद जो थे कैंडिडेट, जितनी वोट उनको इस बार आई ना, इससे पूर्व वो निर्दलीय लाकर जीत चुके हैं। अच्छा जी, निर्दलीय लाए हैं, रिकॉर्ड उनका देख लीजिएगा। चलिए, लालू यादव जी ठीक आदमी थे, अब उन पे बोलना उचित नहीं है। अब वो राजनीति के वो लोग पुरोधा हो चुके हैं, मत बोलिए। हाँ। ये बताइए कि 1990 से लेकर वो दशक बहुत बिहार के लिए गलत था। क्या गलत था? नहीं, देखिए, वो बिहार के लिए कलंक था वो दशक, जिसमें अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार आम हो गया था। ना शासन का डर, ना प्रशासन का डर, ना कोई इकबाल, कुछ नहीं था। और उसका मूल बात जानते हैं, अगर आप छेड़ दिए हैं तो एक लाइन में उसको सब बता दें। लालू जी में कोई बुराई नहीं थी। लालू जी जब सत्ता में आए ना, वेटनरी कॉलेज के कैंपस से निकल के और एकाएक कहां बैठ गए, और मुख्यमंत्री जब बन गए, उसमें चंद्रशेखर जी का अहम रोल था, बीपी सिंह जी का अहम रोल था। जब मुख्यमंत्री बन गए, इनको समझ में ही नहीं आया कि हम करें क्या, और इनके चारों तरफ जो लग गए, हमको राणा जी माफ करना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, गुपचुप अब जो हुआ, ऐसे ऐसे लोग लग गए कि अब इनको पता ही नहीं चलने दिया। अरे रख दो हेने हो, अब का आवता, चूड़ा आवता कि आलू आवता कि प्याज आवता, उन्हें रख दो। बाद में मालूम हुआ ही चारा घोटाला हो गया। वो अंदर से हिल गए। जब वो जेल जाने लगे ना, तो अंदर से हिल चुके थे। लगा कि साला ये क्या हुआ, ये तो सब मिलकर हमको निचोड़ देगा। बाद में लालू जी मतलब कठोर जीव के बने, फिर आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी बन गई, और फिर उसके बाद शासन कैसे चला सब देखा, हम लोग भी देखे। 5 से 25 कैसा था? 5 से 10, 5 से 25 नहीं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बेस्ट था। 5 से 10, 5 से 10 बेस्ट नहीं, द बेस्ट था। 10 से 15 उसकी कमाई खाई गई, 15 से 20 नाम पे चला, और 20 से 25 इकबाल पे चल रहा है। 25 से 30 क्या होगा? 25 से 30, देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप छेड़े हैं। राजनीतिक बदलाव 24 से बिहार में प्रारंभ हो चुका है। राजनीतिक बदलाव 25 से लेकर 30 के बीच में गिरते बजरते 1974 बैच 30 जाते जाते पूरे तरीके से पॉलिटिकल एलिमिनेट हो जाएगा। पूरा कोई नहीं होगा वो बचा हुआ, फिर नए लोग आएंगे। इसी के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। आखिरी सवाल जी, अमित जी, कुछ कहना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि बिहार को बदलने के लिए 2 काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात कि बिहार को बदलने के लिए अगर हमारे जैसा व्यक्ति जिस दिन शासन में आया, एक वैसी मजदूर नीति लाएंगे जो कुशल अकुशल दोनों के लिए होगा,
जिनको सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परिवार का एक सदस्य को मिनिमम 25,000 रुपया प्रति महीने आय उनकी सुनिश्चित हो, वो भी अपने प्रदेश के अंदर। पहला काम। दूसरा काम, बिहार के सभी जिलों में छात्र के लिए, छात्राओं के लिए बिना कोई जाति व्यवस्था के तहत सबके लिए समान व्यवस्था, फ्री छात्रावास और लागत मूल्य पे भोजन और लागत मूल्य पे पढ़ने का किताब कॉपी, ये उपलब्ध कराएंगे। चलिए, जिंदगी में कौन नेता क्या कर पाता है, कौन नेता क्या बोलता है, इस बात का प्रमाण और इस बात का रिजल्ट और हासिल अगर आप खोजने बैठेंगे तो सालों बीत जाएंगे। हाँ, इसका हासिल ये हो सकता है कि उनके वादों को आप उनको उस वक्त याद दिलाइए जब वो आपके घर के बाहर हाथ जोड़कर गले में पट्टा लगाए ये कहें कि हमारे छाप के आगे वोट दीजिएगा। बाकी अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।